सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, आपको यूफोन ने परचेज, ओके, सो लेट्स रिज्यूम जी। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जी आपका कस्टमर है यूफोन, उसने आपको परचेज ऑर्डर इशू किया, उस परचेज ऑर्डर की बेसिस के ऊपर आपने सिस्टम में सेल्स ऑर्डर बनाया, और सेल्स ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी भी आ रही है और रेट भी आ रहा है और अदर टर्म्स भी आ रही है। सिमिलरली परचेज ऑर्डर के ऊपर भी क्वांटिटी भी आ रही है, रेट भी आता है, अदर टर्म्स भी। लेकिन डिलीवरी चालान के ऊपर क्वांटिटी और अदर टर्म्स तो आ रही है लेकिन रेट नहीं आ रहा, क्योंकि उसका रेट के साथ अलग नहीं है, वो सिर्फ डिस्पैच की डॉक्यूमेंट है। और सेल्स इनवाइस के ऊपर भी सारी चीजें आ रही है, क्वांटिटी भी आ रही है, रेट भी आ रहा है और बाकी टर्म्स भी आ रही है। सो जीडीएन, गुड्स डिस्पैच नोट, वो वाहिद डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर रेट नहीं आ रहा होता और उसका रेट से ताल्लुक भी नहीं होता। ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं बना रहे होते, ये एक मीडियाकर क्वालिफिकेशन के लोग बना रहे होते हैं डिलीवरी चालान। अब डिलीवरी चालान जिस बंदे ने बनाया, जिसने सेल्स ऑर्डर लिया, सेल्स ऑर्डर की बेसिस के ऊपर डिलीवरी चालान बन गया, और जिस बंदे ने डिस्पैच किया उसे नहीं पता कि इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या होनी है, और ना ही कोई अकाउंटेंट बैठ के डिसाइड कर रहा होता है कि ये एंट्री इसके लिए क्या होनी है। वंस जब सॉफ्टवेयर आपकी बनती है उसी वक्त कोडिंग डिसाइड हो जाती है कि जी डिलीवरी चालान बनेगा तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, तो वो उसकी बैक एंड के ऊपर सिस्टम में एंट्री बन जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। अब अगर किसी ने डिसेंट्रलाइज किया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर नॉर्थ लिखा हुआ आ जाता है कि नॉर्थ का सेपरेट सीओजीएस बनता है, सेल्स का साउथ का अपना बनता है, सेंटर का अपना बनता है। सिमिलरली इसके बाद जब, अच्छा, ये जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्वेंट्री होती है तो ये आपकी कॉस्ट जो सिस्टम के अंदर उसकी कॉस्ट आ रही होती है उसकी बेसिस के ऊपर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ये जो एलईडी खरीदा था ये 70,000 रुपए का खरीदा था, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 53.5 मिलियन आ जाएगा। अब इस डिलीवरी चालान की, ये अब डिलीवरी चालान एक और बंदा सेल्स का उसके सिस्टम में पॉपअप कर जाएगा और वो बंदा उस डिलीवरी चालान के ऊपर सेल्स इनवॉइस जनरेट कर देगा। डेफिनेटली आपने सिर्फ डिस्पैच ही तो नहीं करना, आपने उनसे अमाउंट भी रिकवर करनी है, तो उस बंदे के सिस्टम में डीसी आ जाएगा, तो वो उसके ऊपर सेल्स इनवॉइस बना देगा। अब वो सेल्स इनवॉइस के लिए ये नहीं है कि वो लोगों से पूछना पड़ेगा कि जी ये क्या रेट है, वो सेल रेट आपका अप्रूव सेल रेट भी उसके पास होंगे, उसके पास परचेज ऑर्डर भी आ रहा होगा कि क्या अमाउंट लॉक हुई है, और उस अमाउंट की बेसिस के ऊपर सेल्स ऑर्डर भी आ रहा होगा जिसके अंदर आपका इंटरनल रेट भी आ रहा होगा। तो वो अप्रूव सेल रेट को देखेगा। लेट सपोज अप्रूव सेल रेट है 80,000 रुपए, लेकिन यू फोन के लिए आपने कॉर्पोरेट रेट दिया 75,000, तो वो कॉर्पोरेट रेट की अप्रूवल देखेगा और 75,000 50 से मल्टीप्लाई होके तो 3,750,000 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सेल्स इनवाइस बनाने वाला बंदा भी कोई लिटरेट अकाउंटेंट नहीं होगा, उस पे बैक एंड के ऊपर ऑटोमेटिकली इनकी बन जाएगी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और अकाउंट रिसीवेबल जनरल हेड में नहीं जाएगा, वो यू4 का जो रिसीवेबल अकाउंट होगा उसमें वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी, और सेल्स जनरल सेल्स में नहीं जाएगा, सेल्स नॉर्थ में वो एंट्री डलेगी, और इस तरीके से ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब बैक एंड पे सिस्टम के अंदर सोनी की सेल भी बुक हो रही होगी। अगर कोई बंदा एनालाइज करे कि जी किन किन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सेल हुई है, तो वो बैकेट के ऊपर वो एनालिसिस भी बन जाता है। नॉर्थ का अगर देखना चाहे वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, नॉर्थ के सेल्स पर्सन की कितनी सेल जनरेट हुई उसके नाम से भी वो सारी की सारी सेल्स आ जाएगी। किस सुपरवाइजर के अंदर सेल्स के लोगों का डाटा अगर कोई लेना हो वो भी उस पूरे महीने का डाटा आ जाएगा। तो इसीलिए ईआरबी का फायदा होता है कि आप किसी भी तरीके से एनालाइज करना चाहिए तो वो ये हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो एक्टिविटी है, लेट्स कंप्लीट द प्रोसेस, फिर मैं अपना सवाल दोहराता हूँ कि वो क्या है। तो जनाब आपने सेल्स इनवॉइस बना ली, अब स्टेप नंबर 7 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 7 जो है वो पढ़े जरा, ये कौन पढ़ेगा, मैं कोई और स्टूडेंट चेंज कर लेता हूँ। दिस वुड बी रेड बाय असद जमान जी। असद आप ये पढ़े, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? असद जमान, असद जमान आर यू देयर? असद की भी मैं एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ जी। सर वो ग्रुप में कह रहे थे कि वो उनका कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, बार कहाँ बार ग्रुप में, कनेक्ट हो कहाँ रहे कह हैं। रहे हैं, किस जगह पे? ग्रुप में तो कोई भी नहीं है असद जमान का, मैं नाम देख रहा हूँ। सर अभी आया, आपको चैट में मैसेज आया होगा, इसमें जूम की चैट में।
ओके फाइन। असफद यार आप पढ़े। असफद यार। यस सर। जी बेटा। पार्ट नंबर कौन सा सर? 7। सर डेट है 01/12/2020। उसामा अली posted approved sales list in ERP on 01/12/2020। हाँ जी, तो ये ट्रांजैक्शन ऊपर वाली 7 तारीख की थी और यकम को एक बंदे ने, उसामा अली ने, जो उस कंपनी के अप्रूव सेल रेट्स थे वो भी पोस्ट कर लिए। तो अब वो ये जो डाटा उठ के आएगा ये अप्रूव सेल रेट से नहीं उठ के आएगा। यूफोन का अपना कॉर्पोरेट रेट है तो डेफिनेटली उसका अप्रूव रेट डालना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे क्या आ गया फिर जी? 6 तारीख को क्या होगा? सफदर खान prepares sale invoice। अब आप देखें कि डिलीवरी चालान की डेट क्या थी। नंबर 4 पे देखें। 6। और सेल्स इनवॉइस की डेट क्या है? 6। अगर लेट सपोज सेल्स इनवॉइस 10 तारीख को बनती है या 15 को बनती है तो ऑडिटर इसके बारे में देखेगा कि यार ये बहुत बड़ा रिस्क है कि डिलीवरी चालान बनने के फौरन बाद आपने सेल्स इनवॉइस नहीं जनरेट की। इसका मतलब ये है कि आपका डिपार्टमेंट लेथार्जिक है, इतना टाइमली ये नहीं इनवॉइसिंग करता और उसी हिसाब से आपकी कलेक्शन भी लेट होती है। तो ये ऑडिटर इन डेट्स को भी कंपेयर करता है कि डिलीवरी चालान जब डिलीवर हुआ उसकी डेट क्या है और एक्चुअली जब आपने उनको इनवॉइसिंग की उसकी डेट क्या है, उनके दरमियान गैप तो नहीं आ रहा कहीं। ओके। सो अब आ जाते हैं इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? अब तक आपने जो प्रोसेस पढ़ा उसमें अब इंटरनल ऑडिटर मैदान में आ गया जी। नंबर 9। अब पढ़े कि इंटरनल ऑडिटर क्या करने जा रहा है इसके ऊपर 6 तारीख को। जी। मोहसिन राना internal auditor verifies sale invoices using approved sales rate, delivery challan, sales order, purchase order, outgate pass, checks customer name, previous outstanding amount, item code, specification, terms, quantity, rate, amount, tax, any PO of customer pending, checks, quantity in hand after sales, any purchase order pending, new purchase order। तो ये इतनी डिटेल्स देखेगा। मेरा सवाल ये है कि वो कस्टमर नेम क्यों चेक करेगा? इंटरनल ऑडिटर कस्टमर नेम क्यों चेक करेगा? सर वो देखेगा कि मतलब आइदर वो कस्टमर को कितनी मतलब पहले उसको कितना हम सप्लाई कर चुके हैं उनके बैक डेट्स पे और अब क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं। वो जो आप उस लिहाज से बात ही कर रही है कि जी उसकी जो प्रीवियस कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। आप डेफिनेटली यूफोन को नया ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा कि क्या यूफोन का पुराना कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है और इतना ज्यादा तो नहीं है कि वो हमारी अप्रूव्ड लिमिट से भी बाहर हो गया हो, वो डिफॉल्टर हो और हम उसको मजीद सेल्स कर रहे हो। उसके लिए तो जरूरी है। लेकिन नाम चेक करना क्यों जरूरी है? नाम इसलिए चेक करना जरूरी है, हो सकता है ऑर्डर यूफोन ने प्लेस किया हो और सेल्स इनवाइस गलती से बंदा सेल्स इनवाइस जो वो बना रहा हो मोबिलिंग के नाम, तो वो गलत कस्टमर के नाम से चली गई हो, तो ये हो सकता है। फिर क्वांटिटीज चेक करने का क्या पर्पज है कि हो सकता है यूफोन ने 50 क्वांटिटी का ऑर्डर किया हो और यहाँ पे आप उसको 55 डिस्पैच कर रहे हो और 5 की क्वांटिटी की रिक्वायर्ड ही ना हो और वो फिर वापस लानी पड़े। या हो सकता है आपने 50 का ऑर्डर प्लेस किया हो और आपने 45 ही डिस्पैच की हो तो बाकी क्वांटिटी शॉर्ट हो। या ये भी हो सकता है कि ऑर्डर उसने परचेज ऑर्डर के ऊपर रेट लेट सपोज 75,000 लिखा हुआ था और आपके बंदे ने वो सेल रेट रेगुलर रेट ही लगा के 80,000 कर दिया हो, तो वो भी एक रिस्क है। वो क्या रिस्क है कि आपका चला जाएगा, कस्टमर अनॉय होगा और आपका जो रेट बुक हुआ हुआ है एक आपकी एक इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा और हो सकता है वो इरिटेट होकर नेक्स्ट टाइम ऑर्डर भी प्लेस ना करे। तो बहुत सारी चीजें होती है। फिर स्पेसिफिकेशंस देखना और बाकी टर्म्स। फिर ऑडिटर ये भी देखेगा कि जी उसने ऑर्डर प्लेस कब किया था और आप उस ऑर्डर को मीट कब कर रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर प्लेस करने में और उसको मीट करने में 5-6 दिन का गैप है, तो वो फिर इसको हाईलाइट कर लेगा कि जी सेल्स वाले एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है। अगर उसने टैक्स का रेट सही नहीं लगाया सेल्स वाले ने तो उसको भी चेक करेगा, क्योंकि अगर टैक्स रेट गलत होगा तो आपको डेफिनेटली लीगल रिपरकशंस आ जाएंगी। अच्छा, क्रेडिट टर्म्स। अगर लेट सपोज सेल्स वाले ने क्रेडिट टर्म्स बहुत ही लीनियंट कर लिए जी कि 4 महीने बाद यूफोन पेमेंट करेगा, तो वो क्रेडिट टर्म्स को भी चेक करेगा कि क्या ये हमारी कंपनी की स्टैंडर्ड टर्म्स के मुताबिक भी है। हमारी लेट सपोज स्टैंडर्ड टर्म्स है जी 15 दिन के अंदर अंदर हर पार्टी को पेमेंट करनी है। तो जब भी कभी 15 दिन के अलावा कोई डेविएट होगा तो उसके लिए स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि जी 15 नहीं 3 हफ्ते में ये पेमेंट होगी।
तो वो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन सारों को देखेगा। फिर वो कोड क्यों देखेगा? हो सकता है कि आइटम एक्चुअली निकला हो सोनी, और जो बंदा जिसने डिलीवरी चालान बनाया हो या जिसने सेल्स इनवॉइस बनाया हो उसने सैमसंग का आइटम सिलेक्ट कर लिया हो। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, तो इंटरनल ऑडिटर ने इसीलिए इतनी ज्यादा चीजें चेक करनी होती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन आज आपने ये पढ़ा, इसके अंदर कितने लोग रफली, अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो कितने लोग इस सारी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है? रफली कितने लोग इन्वॉल्व हैं? सर 9 से 10 लोग इन्वॉल्व हैं। सर 9 से 10 तक बंदे। 10-11 बंदे हैं। क्या ये इनएफिशिएंसी है या ये एफिशिएंसी है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि एक ट्रांजैक्शन को 9 लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं? सर बेसिकली ये लीड्स टू एफिशिएंसी है कि आपका मतलब कहीं पे गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बताएं कि अगर ये मल्टीपल काम कोई 3-4 लोग ही कर रहे हो तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो एफिशिएंसी की तरफ लीड करेगा या इनएफिशिएंसी आएगी या कोई और गड़बड़ गलती होगी? की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी सर। गलती के लिए गुंजाइश गलती ज्यादा की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी। सर अब उसमें काम वेरी तो गुड, तेज अब हो हम इस पे आते हैं बर्डनाइज कि हो गलती जाएंगी किस वजह से हो कोई सकती है। चीज। ठीक है, अब हम इस बात पे आते हैं कि गलती किस तरह से हो सकती है। तो एक उसूल है ऑडिट का कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मैंने ये जितना डिस्कशन की इसको समरी फॉर्म में लिख दिया, बीच में जो लोग चेक कर रहे हैं या जो लोग अप्रूव कर रहे हैं उनको मैंने निकाल दिया है। तो आप देखिए स्टेप 1 में क्या आ रहा है। ये कौन पढ़ेगा इन चारों स्टेप्स को? सर रिसीव्ड ऑर्डर डॉक्यूमेंट जो था वो सेल्स ऑर्डर बना था और नौरीन फातिमा ने जनरेट किया था। नौरीन फातिमा ने जनरेट किया, ठीक है। और नंबर 2? इशुएंस ऑफ स्टॉक डिलीवरी चालान बना, गुड्स डिस्पैच हुए और वो शकूर अली के थ्रू हुआ। ठीक है। और नंबर 3? अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स और सेल इनवॉइस बनी और वो सफदर खान ने बनाई थी। ठीक है। और नंबर 4? रिकवरी की एक्टिविटी है वो, उसमें कस्टमर स्टेटमेंट बनी, एज एनालिसिस ऑफ कस्टमर, कलेक्शन ऑफ चेक, डिपॉजिट ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक्स, फॉलो अप विद कस्टमर, बैंक क्रेडिट। और ये अरसलान राना ने सर। ये जो फाइनेंस का बंदा है, ठीक है जी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम नौरीन फातिमा ही को ड्यूटी दे देते हैं कि वो सेल ऑर्डर भी बनाए और सेल्स इनवॉइस भी बनाए, तो उससे क्या होगा जी? सर इसमें थोड़ा सा चांसेस ऑफ फ्रॉड बढ़ जाए। वेरी गुड, चांसेस ऑफ फ्रॉड बिल्कुल बढ़ जाएंगे। और वो चांसेस ऑफ फ्रॉड किस तरह से हो सकते हैं कि सर बेसिक एक ही बंदा दो दो ट्रांजैक्शंस को देख रहा है, तो वो अपना उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें आ सकता है कि अब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसकी अमाउंट आइदर ज्यादा करके लिख सकता है या मे बी आइटम्स ज्यादा करके लिख सकता है। जी। अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे आते हैं कि नौरीन फातिमा जो सेल्स की लड़की है, अगर हम उसको ये ऑथराइज कर दें कि वो सेल्स इनवॉइस भी खुद जनरेट करे, तो वो क्या कर सकती है? वो ये कर सकती है कि सेल्स तो डाल देगी, अपना काम तो करेगी, लेकिन शकूर अली का काम तो उसके, ये मैंने इधर लिखा है कि नौरीन फातिमा सेल्स का काम भी कर रही है, नौरीन फातिमा सेल ऑर्डर भी बना रही है और नौरीन फातिमा सेल्स इनवॉइस भी बना रही है। तो वो मिस्टेक क्या हो सकती है कि नौरीन फातिमा ने डेफिनेटली अपना सेल्स का कमीशन लेना है, तो वो सेल्स का कमीशन लेने के लिए सेल ऑर्डर तो बुक करेगी करेगी, वो सेल्स इनवॉइस डमी सेल्स इनवॉइसेस डालती जाएगी और वो उन सेल्स इनवॉइसेस की बैक एंड के ऊपर शकूर अली के हाथ से बने हुए डिलीवरी चालान नहीं होंगे, राइट? तो वो क्या करेगी? वो अपना सेल ऑर्डर भी बनाती रहेगी और सेल्स इनवॉइसेस भी जनरेट करती रहेगी और कमीशन लेती रहेगी। कोई इंटरनल ऑडिट नहीं होगा, तो कोई देखेगा भी नहीं कि भाई ये जितनी सेल्स इनवॉइसेस जनरेट हो रही है इनके अगेंस्ट कोई इन्वेंट्री डिस्पैच भी हो रही है या नहीं, कोई शकूर अली के नाम से कोई डिस्पैचेस जा रही है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, इसको मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। तो जनाब इसके लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है
कि नौरीन फातिमा डमी सेल्स कर सकती है विद नो कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री विद नो डिलीवरी चालान। इसको कोई रिपीट करेगा कि कोई समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई? कि अगर सेल्स का बंदा ही सेल्स मार्केटिंग का बंदा जो सेल्स लेके आ रहा है वही सेल्स इनवॉइसेस भी बनाएगा तो क्या नुकसान होगा कि वो अपना कमीशन बनाने के लिए सेल ऑर्डर तो बनाना उसकी जिम्मेदारी है, वो सेल्स इनवॉइस भी अगर खुद बनाएगा तो डमी सेल्स इनवॉइसेस बनाता रहेगा जिनके अगेंस्ट आपकी इन्वेंट्री से कोई आइटम नहीं निकला होगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि अगर जो नंबर 2 आदमी है शकूर अली, वही नंबर 2 वाली एक्टिविटी भी करे और नंबर 3 वाली एक्टिविटी भी करे, फिर क्या होगा? अगर डिलीवरी चालान भी एक ही बंदा इशू करे और सेल्स इनवॉइस भी एक ही बंदा इशू करे तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फिर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो कुछ आइटम्स तो कस्टमर्स को भेजेगा, कुछ आइटम्स वो अपने घर डिस्पैच करवा देगा या अपने किसी दोस्त को डिलीवर करा देगा, क्योंकि डिलीवरी चालान बनाना भी उसी के पास है और सेल्स इनवॉइस बनाना भी उसी के पास है। तो वो करेगा क्या कि आइटम तो डिस्पैच करवा देगा, उसके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस नहीं बनी होगी तो फाइनेंस वालों को पता भी नहीं चलेगा कि जी ये डिस्पैच हो चुकी हुई है, और इसके अगेंस्ट अगर सेल्स इनवॉइस होगी तो फाइनेंस वाले रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। तो वो शकूर अली क्या करेगा, चूंकि वो उसके हाथ में डिस्पैचेस हैं, वो डमी डिस्पैचेस कर करके लोगों को अपने इधर उधर दाएं बाएं बेचता रहेगा, उसके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस ही नहीं जनरेट होगी। अल्टीमेटली पता चलेगा आपका स्टॉक तो काफी डाइल्यूट हो गया लेकिन उस स्टॉक के अगेंस्ट कोई इनवॉइस नहीं बनी। तो ये नुकसान होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना करने का, कि कोई अभी आप देखें हमने 4 एक्टिविटीज की है, ये 4 एक्टिविटीज, हालांकि ये एक्टिविटीज 8 9 10 एक्टिविटी थी, लेकिन मोटी मोटी एक्टिविटीज को भी अगर आप ओवरलैप करते हैं कि एक बंदा एक से ज्यादा मल्टीपल एक्टिविटीज कर रहा होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, आप ये तो कर सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जिनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता वो एक बंदे को मल्टीपल एक्टिविटीज दे सकते हैं, लेकिन जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जिसमें कोई बंदा एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो कभी भी इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है कि आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लाजमी करते हैं, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करते हैं जो भी डिफरेंट आइडेंटिफाइबल जो ड्यूटीज है। तो अगर आप शकूर अली को डिलीवरी चालान बनाना भी अलाउ करेंगे और उसको सेल्स इनवॉइस बनाना भी अलाउ करेंगे तो वो क्या करेगा, डमी डिस्पैचेस करता रहेगा, मतलब डिस्पैचेस एक्चुअल हो रही होगी लेकिन उन डिस्पैचेस के अगेंस्ट वो किसी कस्टमर को नहीं जा रही होगी, वो अपनी पॉकेटिंग ही में वो इन्वेंट्री करता रहेगा, उसके अगेंस्ट कोई सेल्स इनवॉइस नहीं जनरेट होगी। जब सेल्स इनवॉइस नहीं जनरेट होगी तो फाइनेंस वाले बंदे अरसलान राना को पता भी नहीं चलेगा कि ये जनाब सेल्स इनवॉइसेस नहीं बनी हुई और मैंने कोई अमाउंट रिकवर कर दी है। तो इंटरनल ऑडिटर को क्या चाहिए, इंटरनल ऑडिटर को ये चाहिए कि सबसे पहले ये इंश्योर करे कि वहां पे जितनी भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट लोग करें। तो अगर डिफरेंट लोग करेंगे तो फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाएंगे, और इस तरीके से इंटरनल ऑडिटर क्या करे, उसका ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सेल्स इनवॉइसेस को चेक करे डिलीवरी चालान के अगेंस्ट कि कहीं नौरीन फातिमा ने तो डमी सेल्स इनवॉइसेस नहीं डाली हुई, और वो ये भी चेक करे कि कहीं सेल्स इनवॉइसेस मिस तो नहीं है। अगर सेल्स इनवॉइसेस मिस है तो इसका मतलब है शकूर अली ने कोई ऐसी डिस्पैचेस की हुई है जो किसी कस्टमर को नहीं है बल्कि वो अपने किसी जानने वाले को उसने डिस्पैचेस की हुई है जिनके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस नहीं है। अच्छा, ये तो थी ओवरलैप ऑफ 1 2 8 3। अगर आप फाइनेंस वाले बंदे को ये कहते हैं कि जी फाइनेंस वाले बंदे आपने पैसा तो रिसीव कर रहे हैं तो सेल्स इनवॉइसेस भी आप खुद ही बनाए, उस सूरत में क्या नुकसान हो सकता है कि अगर आप अरसलान राना ही को कह दें कि भाई आप फाइनेंस को भी देखो और आप सेल्स इनवॉइसेस भी आप बनाओ, तो फिर क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक इसके अंदर भी एक फ्रॉड का चांस है। वो पढ़े क्या होगा, वो ये करेगा फाइनेंस वाला बंदा कि वो अमाउंट तो रिसीव कर लेगा, तो चूंकि इनवॉइस बनाना भी उसका काम होगा तो अमाउंट जो कस्टमर की तरफ से आ रही होगी, चाहे एडवांस में, जैसे यूफोन ने एडवांस में आपको 7 लाख रुपए दे दिए या 7.5 लाख रुपया दे दिया, वो 7.5 लाख रुपया रिसीव तो कर लेगा अपने पर्सनल अकाउंट में या कैश वसूल कर लेगा, लेकिन उसके केस सेल्स इनवॉइस ही नहीं जनरेट करेगा। जब सेल्स इनवॉइस ही नहीं जनरेट होगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये रिसीवेबल अमाउंट थी या नहीं थी। तो जब भी कभी कोई कंफ्लिक्टिंग एक्टिविटीज होती है उनको आप एक ही बंदे को दे देते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक्सप्लॉइटेशन का चांस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक उसूल है कि जनाब आपके यहाँ ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, राइट। हम यहाँ पे 3 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं
उसके बाद हम आगे बेसिकली देखते हैं कि ऑडिटर इन चीजों को ऑडिट किस तरह से करेगा, और उसमें हम पहली दो असर्शंस लेंगे, अकरेंस की और कंप्लीटनेस की। तो यहाँ 2-3 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपकी दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। आपकी स्क्रीन पे इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? जी स्क्रीन सर, आपको जी नजर सर, आ रही? विजिबल है। ओके। कॉलम नंबर सी पे डिलीवरी चालान नंबर दिए हुए, कॉलम नंबर सी पे डिलीवरी चालान नंबर दिए हुए, और कॉलम नंबर डी पे सेल्स इनवॉइसेस हैं। तो आपकी सेल्स इनवॉइसेस नंबर 780, 781, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 तक आपकी सेल्स इनवॉइसेस हैं। तो ये सेल्स इनवॉइसेस का मतलब ये है कि आपने लोगों से, अपने कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं। अब आपने सेल्स इनवॉइसेस को पहले हमने एक उसूल पढ़ा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब हमने ये देखना है कि हर एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट मौजूद है या नहीं। अगर लेट सपोज आप सेल्स इनवॉइस देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेल्स इनवॉइस किसी अंडरलाइंग, किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर बनी है या नहीं बनी। तो अब हमने क्या किया, हमने ईआरपी में क्यूरी रेज की कि जी मुझे 1 दिसंबर 2020 से लेकर मुझे लेट सपोज आज 10 दिसंबर है, मुझे 10 दिसंबर 2020 तक की सारी सेल्स इनवॉइसेस बता दो। तो उसने क्या किया, उसने आपको इनवॉइस नंबर 780 से लेकर और 795 तक सारी इनवॉइसेस उसने आपको निकाल के दे दी। तो आपने एक क्वेरी रेज की, आपके पास ये इनवॉइसेस के नंबर आ गए। अब आपने ये देखना है कि जी मेरी जितनी सेल्स हैं और ऑल दी सेल्स सपोर्टेड बाय सम डिलीवरी चालान, कि मेरा ये जो पैसा रिसीवेबल शो हो रहा है सिस्टम में, क्या इसके अगेंस्ट कुछ डिस्पैचेस भी हुई है कि नहीं हुई। तो ऑडिटर ने फिर ये देखा, क्यूरी रेज की जी कि गिव मी द डिस्पैच नोट नंबर्स ऑफ ऑल द सेल्स इनवॉइसेस। तो जब उसने ये क्यूरी रेज की तो ये रिजल्ट आपके सामने आया। रिजल्ट क्या आया कि जनाब सेल्स इनवॉइस नंबर 780 की बेस किसके ऊपर बनी हुई है, 780 इनवॉइस बनी हुई है डिलीवरी चालान नंबर 135 के ऊपर। 781 जो है वो बना हुआ है 136 के ऊपर। 782 के सपोर्ट के अंदर कौन सी डॉक्यूमेंट है, 782 की सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। 783 की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप देखें 138, 139, 40, 41, 42, 43। एक और डॉक्यूमेंट आपको नजर आ गई कि जनाब 789 की सपोर्ट में भी कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से आपने चेक किया कि जी 793 नंबर इनवॉइस की सपोर्ट में भी कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। सो यू हैव आइडेंटिफाइड कि जी मेरी रिसीवेबल अमाउंट तो आ रही है, मुझे तो इस पे खुश होना चाहिए, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डिलीवरी चालान ही नहीं आया। इट मींस आपकी ये जो सेल्स है, सब सेल्स और नॉट सपोर्टेड बाय डिलीवरी चालान, राइट। आप इससे नतीजा क्या निकालते हैं कि देयर आर सम सेल्स दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय डिलीवरी चालान। इसमें रिस्क क्या हो सकता है, इसमें रिस्क क्या होता है कि जी इन्वेंटरी एक्चुअली नॉट डिलीवर्ड। इससे आप नतीजा क्या निकालते हैं, इट माइट बी अ डमी invoice in system just to get commission। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटरनल ऑडिटर सिस्टम में क्यूरी रेज करेगा कि जी मुझे हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट डिलीवरी चालान नंबर दे दी। तो कुछ सेल्स इनवॉइसेस के अगेंस्ट डिलीवरी चालान नहीं होंगे, तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जी ये सेल्स इनवॉइस की और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कोई इन्वेंट्री डिलीवर नहीं की। जब इन्वेंट्री डिलीवर नहीं की तो इसका मतलब है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सेल्स इनवॉइस डमी हो और वो लोगों ने, कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए किया हो। तो इंटरनल ऑडिटर का काम यही है कि वो इस तरह की जो भी ये चीजें हैं उनको हाईलाइट करें। सो ये जो असर्शन है, इस असर्शन को बोलते हैं अकरेंस।
कि whether your sales has actually occurred or not. Sales actually occurred or not. इस असर्शन को कहते हैं अकरेंस की असर्शन, कि जो आपकी सेल्स सिस्टम में रिकॉर्डेड है क्या वो वाकई अकर हुई है या नहीं। तो इसके केस में सेल्स नजर आ रही है लेकिन अकर नहीं हुई क्योंकि आपकी इन्वेंट्री मूव नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ये डमी सेल्स है। सिमिलरली ये सेल्स जो है ये सेल्स नजर आ रही है ये, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट एक्चुअल सेल्स, इट इज अ डमी सेल्स, सो इट मींस दिस हैज नॉट अकर्ड। सिमिलरली ये वाली सेल्स जो है इसके अगेंस्ट में डिलीवरी चलानी है तो ये वाली सेल्स भी अकर नहीं हुई। बाकी जो ऐसी है जिनके अगेंस्ट डिलीवरी चलाने है वो जेन्युइन सेल्स हैं कि उनके अगेंस्ट एक्चुअली डिस्पैचेस भी हुई है। सो अकरेंस की असर्शन जब ऑडिटर चेक करता है, इसका टाइटल इस शीट का मैंने दिया है अकरेंस। जब अकरेंस की असर्शन आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्स एक्चुअली अकर हुई है कि नहीं हुई। सो इन अकरेंस व्हाट यू डू, यू पिक अप द इनवॉइसेस, pick up the invoices and trace respective delivery challans to check genuineness. इस प्रोसेस को कौन एक्सप्लेन करेगा जो मैंने समझाया है कि व्हाट इज अकरेंस और इसको एक ऑडिटर कैसे चेक करेगा। जी एनी वॉलंटियर? शाबाश। सर मैं बताऊं? जी सर हम सेल्स इनवॉइसेस के अगेंस्ट चेक करते हैं डिलीवरी चालान्स को। ठीक है। अगर सेल इनवॉइस के अगेंस्ट कोई डिलीवरी चालान ना हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो कुछ जो सेल्स इनवॉइसेस हैं वो दे आर नॉट सपोर्टेड बाय डिलीवरी चालान्स। ओके। तो वो इन्वेंट्री जो है वो मतलब असल में डिलीवर्ड नहीं हुई होगी और डमी इनवॉइसेस जो है वो बनी गई हैं यहाँ पे। तो इससे ये हम असर्शन, अकरेंस इस चेक असर्शन का करते क्या हैं नाम है? कि सेल्स की भी गई है। ठीक है, गुड। इस असर्शन का क्या नाम है कि जिसमें आप सेल्स इनवॉइसेस की अकरेंस। अकरेंस, अकरेंस का क्या मतलब है कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं। एक्चुअली सेल्स अकर हुई है या नहीं, वेदर सेल्स एक्चुअली अकर्ड और नॉट। ठीक है, बिल्कुल तो आपको सेल्स नजर तो आ रही होगी लेकिन अकरेंस का मतलब ये है कि इट एक्चुअली अकर्ड और नॉट। डमी एंट्री डली हुई है तो इसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि ये सेल्स अकर हुई है। इसके अगेंस्ट अगर इन्वेंट्री भी मूव हुई है तो फिर इट मींस के दिस सेल्स हैज एक्चुअली अकर्ड, राइट? बिल्कुल सर। ये है मेथड 1 जिसके तहत ऑडिटर सेल्स इनवॉइसेस को उठाता है और चेक करता है इन सेल्स इनवॉइसेस की सपोर्ट में कोई डिलीवरी चालान है या नहीं। अब इसका अपोजिट प्रोसेस है। इसके अपोजिट प्रोसेस में ऑडिटर क्या करता है, वो डिलीवरी चालान उठाता है और देखता है कि इनके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइसेस है या नहीं, जो कि अगली शीट में आ रहा है। कि वो क्या करेगा, वो डिलीवरी चालान उठाएगा और उन डिलीवरी चालान के अगेंस्ट वो देखेगा कि इनके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइसेस हैं या नहीं। इसका क्या मकसद होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है? कि आप सिस्टम से डिलीवरी चालान उठाएं और क्यूरी ये रेज करें कि मुझे ऐसे सारे डिलीवरी चालान की लिस्ट, जैसे ये डिलीवरी चालान है 135 से शुरू हो रही है और 150 तक आ रही है, उसने सारे डिलीवरी चालान को उठाया और ये देखा कि किस किस डिलीवरी चालान के अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस एंटर हुई है या नहीं। तो इससे हमें क्या फायदा होगा ये चेक करने का? एनी स्टूडेंट, एनी आइडिया कि आपने डिलीवरी की डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री की डॉक्यूमेंट्स पैसों का होगा जी? सर। सेल्स इनवॉइस में सर आपने कहा था जब पैसे मिल जाते हैं तब वो करते हैं ना सर। जब पैसे मतलब रिसीव हो जाते हैं, कैश रिसीव हो जाता है तब हम सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं ना सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे रिसीव हो जाए फिर सेल्स इनवॉइस नहीं जनरेट करते। देखिए यूफोर आपको इमीडिएटली तो पेमेंट नहीं करेगा, जैसे ही आपने डिस्पैच किया उसी दिन या उससे अगले दिन आपने सेल्स इनवॉइस जनरेट करनी है। सेल्स इनवॉइस जनरेट करने का मतलब ये है उसके अगेंस्ट एंट्री क्या होती है, उसके अगेंस्ट एंट्री होती है अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स। अगर आपने कैश में सेल आउट किया है तो फिर तो आसान है, कैश डेबिट कैश टू सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स इनवॉइस का ताल्लुक नहीं है कि पैसे रिसीव हो गए या नहीं। सेल्स इनवॉइस का मतलब ये है कि आपने इतने रुपए पे सेल आउट की है। तो डिलीवरी चालान जब है
अब आप ये देखें, लेट्स हाईलाइट के कौन कौन से डिलीवरी चलान के अगेंस्ट सेल्स इनवॉइसेस नहीं है, फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इस डिलीवरी चलान ठीक के है। अगेंस्ट इनवॉइस नहीं है, इस डिलीवरी चलान के अगेंस्ट भी इनवॉइस नहीं जनरेट हुई, इस डिलीवरी चलान के अगेंस्ट भी इनवॉइस नहीं जनरेट हुई। इसका मतलब है आपने उन कस्टमर्स को चीजें तो डिस्पैच कर दी, उनको इनवॉइसिंग नहीं की। इसका मतलब है आपने इन्वेंट्री तो आउट कर दी, तो जो पैसे आपने रिसीव करने थे उसका आपने रिसीवेबल नहीं बनाया, तो आपकी अकाउंट रिसीवेबल भी अंडरस्टेटेड हो गया, सेल्स भी अंडरस्टेटेड होगी। ये समझ लिया आपने एक तरह से फ्री में दे रही है कि आप डिलीवरी चलाओ तो इशू कर रहे हैं लेकिन सेल्स इनवॉइस नहीं बनाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपने इन्वेंट्री तो आउट कर दी लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कोई रिसीवेबल नहीं बुक किया, कोई सेल्स नहीं बुक की। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेल्स कंप्लीट नहीं होगी, आपकी सेल्स शॉर्ट होगी। एक्चुअली आपकी वो सेल हुई हुई है लेकिन सिस्टम में वो सेल्स इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, देयर इज सम मिस्ड इनवॉइस, सो योर सेल्स डाटा इज नॉट कंप्लीट। सो आप डिलीवरी चालान को ट्रेस एक डिलीवरी चालान एंड ट्रेस देयर सेल्स इनवॉइसेस, उसे आपको क्या पता चलेगा, any sales invoices not generated। तो जब सेल्स इनवॉइसेस नहीं जनरेट हुई इसका मतलब है आपका काम कंप्लीट नहीं है। सो सेल्स आर नॉट कंप्लीट, क्योंकि कुछ मिसिंग है, मिसिंग सेल्स है। इसका मतलब है ये आपकी कौन सी असर्शन है, कंप्लीटनेस की असर्शन है। इसमें आप चेक कर रहे हैं कि आपकी सेल्स कंप्लीट है या नहीं। सेल्स फिर सेल्स जो है वो हमारी अंडरस्टेट हो जाएंगी। यस वेरी राइट, सेल्स कंप्लीट और नॉट। तो अगर देखें आपने चीजें डिस्पैच कर दी लेकिन उसके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइस नहीं बनाई तो इसका मतलब है आपकी सेल्स अंडरस्टेटेड है। ना सिर्फ आपकी सेल्स अंडरस्टेटेड है, आपके रिसीवेबल्स भी अंडरस्टेटेड है। आपकी इन्वेंट्री आउट होगी लेकिन इन्वेंट्री आउट होने के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या किया कि ना तो अकाउंट रिसीवेबल बुक किया, आपका एसेट अंडरस्टेट हो गया, दूसरी तरफ आपकी सेल्स अंडरस्टेट हो गई, सेल्स भी नहीं बुक हुई, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू भी आपका अंडरस्टेटेड हो गया। तो इसका मतलब है आपने डिस्पैच तो कर दिया लेकिन आपने इनवॉइसिंग नहीं की, लोगों को पैसा चार्ज नहीं किया। जब पैसा चार्ज नहीं होगा तो रिकवर नहीं होगा। तो ऑडिटर का ये भी काम है कि वो एक रूटीन बेसिस के ऊपर ये चीज चेक करे कि भाई ये चीजें डिलीवर हो गई है, क्या आपने इनके अगेंस्ट सेल्स इनवॉइसेस उठाई है या नहीं। और अक्सर औकात ये होता है कि लोगों की इनएफिशिएंसी की वजह से सेल्स इनवॉइसेस नहीं बनी होती और वो आपका अच्छा खासा पैसा अनबुक्ड पड़ा होता है। राइट जी। तो आज के लिए देखिए मैंने आपको कोई बुक से कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपके लिए एक रियल लाइफ सिनारियोज जनरेट किए ताकि आपके माइंड में ये चीज एक्चुअली इनकलकेट हो जाए। और आज आपको ये दोनों चीजों को का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीटनेस क्या है। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि डिलीवरी चलान के अगेंस्ट सेल्स बुक हुई है या नहीं, मतलब आपकी सेल्स कंप्लीट है या नहीं। जब सेल्स इनवॉइसेस मिसिंग है तो इसका मतलब है कंप्लीटनेस की असर्शन की वायलेशन हुई है। जबकि दूसरी तरफ आप सेल्स इनवॉइसेस उठाते हैं और सेल्स इनवॉइसेस के अगेंस्ट देखते हैं कि इसकी बैकिंग के ऊपर इसकी सपोर्ट में कोई डिलीवरी चलान है या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो सेल्स इनवॉइसेस एक्स्ट्रा तो नहीं बुक हुई हुई, क्या वो डमी सेल्स इनवॉइसेस तो नहीं बुक हुई जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेंट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक चांस ये हो सकता है कि दीज सेल्स आर नॉट एक्चुअली अकर्ड, दीज आर डमी इनवॉइसेस। तो इसकी असर्शन का क्या नाम है, इसकी असर्शन का नाम है अकरेंस। सो आज के दिन में हमने सेल्स की जो ये है ये सिस्टम इसको एनालाइज किया कि उसके अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर मल्टीपल एक्टिविटीज एक ही बंदा कर रहा होता है तो उसके क्या नुकसान आते हैं। उसमें हमने 3 सिनारियोज बिल्ड किए कि अगर सेल्स इनवॉइस बनाने की जिम्मेदारी अगर सेल्स ऑर्डर बनाने वाला बंदा ले ले या डिलीवरी चलाने वाला बंदा ले ले या फाइनेंस वाला बंदा ले ले तो उसके क्या नुकसान होते हैं। दूसरा आपने ये पढ़ा प्रोसेस सीखा कि जी कैसे ऑर्डर जनरेट होता है और कैसे फुलफिल होता है, उसमें कितने 8 9 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है। और आखिर में हमने ये स्टडी किया कि जी अकरेंस क्या चीज है। अकरेंस ये है कि आप सेल्स इनवॉइसेस के अगेंस्ट डिलीवरी चलान्स गुड्स डिस्पैच नोट चेक करते हैं